अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हमने डिस्कस करना है एम्फीसीमा। हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रोंकाइटिस को, और अब हम डिस्कस करेंगे एम्फीसीमा को और नमूनिया को। और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूँगी। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि नमूनिया जो है वो एल्वोलाई के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नमूनिया किस वजह से होता है? एल्वोलाई के इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन फिर सर्दियों में नमूनिया ज़्यादा क्यों होता है और गर्मियों में कम क्यों होता है? इन्फेक्शन तो गर्मियों में भी हो सकता है और नमूनिया क्या होता है सर्दियों में ज़्यादा हो रहा था। इसकी वजह क्या है, इसके मैं आपके एंड के ऊपर डिटेल में इसका आंसर बताऊंगी। तो पहले हम शुरू करते हैं जी अपने लेक्चर को यहाँ से एम्फीसीमा से। एम्फीसीमा में क्या आता है? एल्वोलाई की अंदरूनी दीवारें नरम होकर टूट जाती हैं। सारी कहानी आपकी इस लाइन के अंदर पड़ी हुई है। एम्फीसीमा के अंदर क्यों टूटती हैं जी? एल्वोलाई की दीवारें जो हैं वो नरम होकर टूट क्यों जाती हैं? उनको क्या मसला पेश आता है कि वो बेचारी नरम होकर सारी की सारी दीवारें एल्वोलाई की टूट जाती हैं और बहुत बड़ी जगहों की बजाय छोटी छोटी जगह बन जाती है। ठीक है, इसको ज़रा समझते हैं डायग्राम की मदद से। ये समझे आपकी एल्वोलाई है, ठीक है, ये आपकी एल्वोलाई है। ये इस तरह एल्वोलाई फोल्ड हुई पड़ी होती है। ठीक है, अब वो कहते हैं जी इसके जो अंदरूनी दीवारें हैं ना ये टूट जाती हैं। क्यों टूट जाती हैं? भाई आपको पता है कि जो हमारे जिस्म के बहुत सारे सेल्स हैं, जो हमारे जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन्स की। इनके अंदर होता है प्रोटीन्स। तो अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं इस प्रोटीन्स के साथ डील करने के लिए। ठीक है, एक तो होती है जी प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम जो कि इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, हल कर देगा। प्रोटीएज आपने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। प्रोटीएज एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और इसके अलावा एक और हमारे पास होता है एंटी प्रोटीएज। एंटी क्या होता है? एंटी का आपको पता है मुखालिफ होता है। हमने ऐसे याद किया था एंटी, जैसे हमारी आंटी होती है ना, आंटी जो है हमारे खिलाफ होती रहती है। ये ऐसे नहीं होता, लेकिन ये आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ये नहीं बनाना कि आंटी जो है वो हमारे खिलाफ ही होती है। ठीक है, अच्छी भी आंटीज़ होती हैं। एंटी का मैंने होता है मुखालिफ, उलट एंटी। ठीक है, जैसे एंटीबॉडीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देती है। प्रोटीन को क्या कर देती है? डाइजेस्ट कर देती है, उसको हजम कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। और एंटी प्रोटीएज जो होता है ना ये उस प्रोटीन को बचाता है। ठीक है, ये क्या करेगा? एंटी प्रोटीएज उस प्रोटीन को बचाएगा, उसको हजम नहीं होने देगा। ठीक है, अब जो स्मोकर्स होते हैं ये मैंने आपको ये दो चीज़ें क्यों बता रही हूँ आपको, एम्फीसीमा में इनका क्या काम है ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें क्या होता है स्मोकर्स के अंदर, जैसे अब वो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर आ गए हमारे पार्टिकल्स। स्मोकर्स के अंदर क्या होगा? निकोटीन होगा। ठीक है, और कार्सिनोजेंस होते हैं, ये सारे एल्वोलाई के अंदर आ गए हैं। अब ये जब एल्वोलाई के अंदर आ गए हैं तो अब हमने पीछे लेक्चर के अंदर पढ़ा था ब्रोंकाइटिस के अंदर डिटेल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम था वो क्या क्रिएट कर रहा था उसको। जब ये देखेगा ना यहाँ पे ये आ गए हैं हमारे जो है कोई ना कोई ख़तरा आ चुका है हमारे एल्वोलाई के पास, वो क्या करेगा? वो जल्दी से ऐसे पीछे डिटेल में ये पढ़ के आ चुके हैं कि जब यहाँ पे ये आ जाएगी ना कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी ऐसी चीज़ हमारी एल्वोलाई के अंदर, तो क्या होगा? इरिटेशन काज होगी इससे। ठीक है, यहाँ पे अच्छा फील तो नहीं होगा, इसको इरिटेशन काज होगी क्योंकि ये जो है हार्मफुल है हमारे लिए, इरिटेशन। और जैसे ही इरिटेशन काज होगी, जैसे ही इरिटेशन होगी हमारी बॉडी में कहीं पे भी, तो क्या एक्टिव हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाएगा जी हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा? इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स को भेजेगा, हिस्टामिन प्रोटीन को भेजेगा ताकि यहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन पैदा कर दो, सोजिश पैदा कर दो। ये हम ब्रोंकाइटिस के अंदर ये सोजिश वाला इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, कौन इन्फ्लेमेशन करता है, ये सारा कुछ हम डिटेल में ब्रोंकाइटिस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा? सोजिश पैदा कर देगा, इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगा। जैसे ही सोजिश होगी तो सोजिश के क्या होगा? टॉक्सिन्स की वजह से, टॉक्सिन सोजिश होगी क्यों? जहर की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, वो जो यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर जमा हो चुका था उस जहर की वजह से सोजिश होगी। सोजिश करेगा कौन? हमारा इम्यून सिस्टम। अब क्या होगा? अब प्रोटीएज एंजाइम आएगा। ठीक है, इसको कम करने के लिए कि ये क्यों भाई क्या मसला हो चुका है, क्यों सोजिश हो गई है, क्यों जो है इन्फ्लेमेशन हो गई है, क्या इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिव हो गया, ऐसा क्या मसला आ गया है। तो ये प्रोटीएज एंजाइम आएगा, ये आके क्या करेगा? इनको हल करने की कोशिश करेगा, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, इनको ख़त्म करने की, मारने की कोशिश करेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा? जो एल्वोलाई की दीवारें हैं, जो ये एल्वोलाई की दीवारें हैं ये टूट जाएंगी। ठीक है, एल्वोलाई की दीवारें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा ऐसा नरम होती जाएंगी कि आग इनको डाइजेस्ट कर देगा। एंटी प्रोटीएज ने क्या करना था? इनको बचाना था।
ठीक है। लेकिन अब चूँकि वो बंदा स्मोकिंग कर रहा है, वो बंदा उसके अंदर जहर आता जा रहा है, निकोटीन आती जा रही है, कार्सिनोजेंस आते जा रहे हैं, या उसको कोई इन्फेक्शन हो चुका है, वायरस आता जा रहा है, बैक्टीरिया आता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे इम्यून सिस्टम ने तो उसको देख लेना है, वो तो जल्दी से अलर्ट हो जाएगा, इसको बचाएगा कि हाँ ये क्या आ गया है, ये क्यों जो है ख़तरा हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीएज एंजाइम खारिज करना शुरू कर देगा। जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स, उनके अंदर 5 टाइम्स जो है ये ज़्यादा होते हैं, वो वाले सेल्स जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं ना, वो 5% ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, 5 टाइम्स बल्कि ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, ताकि वो जाके क्या करें, इनको ख़त्म कर दें, इन वायरसेस को या बैक्टीरिया को, या फिर जो है यहाँ पे ख़तरा आ चुका था सिगरेट के धुएँ की वजह से, उसको ख़त्म कर दें। वो ज़्यादा रिलीज़ होते रहते हैं और आके वो क्या करते हैं, उल्टा क्या करते हैं, वो आके एल्वोलाई की दीवारों को ही ख़त्म कर देते हैं, एल्वोलाई की दीवारों को ही तोड़ देते हैं, ठीक है, इसकी दीवारों को तोड़ देते हैं। अब ये जो पहले एल्वोलाई की दीवारें आपको फोल्ड हुई नज़र आ रही थी ना, अब ये ख़त्म हो गई है। अब इसकी दीवारें टूट के कैसी हो जाएंगी, ऐसी। अब एल्वोलाई हमारी इस तरह की हो चुकी है, ठीक है, टूट के इस तरह की हो चुकी है, बेचारी उसका क्या हाल हो चुका है। अब हमारी जो एल्वोलाई है वो इसी तरह की होगी, इसी तरह की, ऐसे वाली, ठीक है। लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं उनकी एल्वोलाई टूट के इस तरह की हो चुकी होगी। अब हमारी एल्वोलाई इस तरह की क्यों होती है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस तरह क्यों नहीं बनाई है अल्लाह ताला ने, ऐसे सीधी, ऐसे फोल्डिंग्स में क्यों बनाई है। तो इसकी रीज़न ये है, फोल्डिंग्स में इसलिए बनाई है क्योंकि इसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। एल्वोलाई का काम क्या होता है, आपको याद है एल्वोलाई का काम, हम पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ के आए, हवा को क्या करना, हवा का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी को देना और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना बाहर। तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा, ठीक है। बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही थी वो ज़्यादा अच्छे से अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा अच्छे से बाहर निकल जाएगी। तो सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए अल्लाह ताला ने इस तरह हमारी एल्वोलाई बनाई हुई है। तो अब जब ये क्या कर रहा है, इसने अपने आप को खुद ही ख़तरे में डाल दिया, खुद ही इसने सिगरेट पिया और खुद ही इसने ये जो है ये सारे गंदे पार्टिकल्स लेके आया। तो एल्वोलाई का ये जो सरफेस एरिया था, अब सरफेस एरिया यहाँ पे देखें, ऐसे जब सरफेस एरिया होता है ना, यहाँ ये सारी जगह के ऊपर से हवा का, गैसेस का एक्सचेंज होता है, इस सारे एरिया, ऐसे सारे एरिया से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब ये सीधी इस तरह बन जाती है, तो अब सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, अब सिर्फ ये एक ही दीवार बची हुई है, उसी के ऊपर से हवा का, गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो जब गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा उस बंदे का, उसकी एल्वोलाई दीवारें टूट चुकी हैं, तो क्या उसको, क्या आप समझते हैं कि क्या उसका आसानी से जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है? नहीं, उसका बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है। तो आगे वो क्या कहते हैं, इससे बहुत छोटी जगहों की बजाय एक बड़ी जगह बन जाती है। ये उसने डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है, ऐसे एल्वोलाई की दीवारें, ये एल्वोलाई दिखाई हुई है, ये टूट गई यहाँ से, सिर्फ एक ही ऐसे बड़ा सा रास्ता बन गया, इसके अंदर छोटे छोटे जो बॉल्स की तरह के थे ना वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। टूटी हुई दीवारों वाले एल्वोलाई उन्होंने दिखाया हुआ है। तो वो कहते हैं एक बड़ी जगह बन जाती है और इसकी वजह से गैसों के तबादले के लिए सतह कम पड़ जाती है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, सरफेस एरिया कम हो गया, सतह कम पड़ गई है और इस तरह मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है। इसकी वजूहात क्या है, हवा में मौजूद सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स का ज़्यादा अरसे तक सामना। हम ऐसी हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, हम नहीं बल्कि वो बंदा जिसको एम्फीसीमा होता है, क्यों होता है, ऐसी हवा में वो सांस ले रहा है जहाँ पे सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मसलन कौन से केमिकल्स, तंबाकू का धुआं वहाँ पे है, या केमिकल खुशबुएँ हैं, या दूसरे फ़िज़ाई पोल्यूटेंट्स हैं। वो लोग जो क्या करते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं जहाँ पे धुआं आता है, या जहाँ पे तंबाकू बनता है, या जहाँ पे सिगरेट बनते हैं, ठीक है, या जहाँ पे कोई और केमिकल्स बनते हैं, उन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को, या वो जहाँ पे तंबाकू का धुआं ज़्यादा होता है, ठीक है, या वो सिगरेट खुद तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, या वो ऐसे उनके दोस्त उनके ऐसे हैं जो तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हो सकता है, ठीक है, जिसे पैसिव स्मोकिंग भी आपने पढ़ा होगा। और केमिकल खुशबुएँ, कुछ लोगों को खुशबुओं से भी एलर्जी होती है, ठीक है, उनको जो है उनका जो इम्यून सिस्टम है, जो उनका एल्वोलाई है, इसको वो क्या करते हैं, एलर्जी हो जाती है उनको खुशबुओं से भी, कुछ ऐसी खुशबुएँ होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को चमेली की खुशबू से एलर्जी होती है, उनको सांस में मुश्किल आ जाती है। कुछ लोगों को मोतिये से जो है होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है केमिकल खुशबुएँ, हर इंसान की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसी हवा के अंदर जहाँ पे पोल्यूटेंट से गंदी हवा के अंदर सांस ले रहे हैं तो भी उनको एम्फीसीमा हो सकता है। अलामात क्या है, पता कैसे चलेगा बंदे को एम्फीसीमा हो गया है? सांस की तंगी, सांस नहीं आएगा उसको, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एल्वोलाई की दीवारें तो टूट चुकी हैं, गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही उस बंदे को, तो सांस की तंगी होगी, उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी। देरीना खांसी, क्रोनिक कफ, खांसी बहुत उसको जो है पुरानी खांसी होगी उस बंदे को, क्योंकि एल्वोलाई की दीवारें टूटी हुई हैं। एक दफ़ा ये टूट जाएँ तो ये ठीक नहीं हो सकती एल्वोलाई की दीवारें, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने जो नेचुरली हमें बना दी हैं, एक दफ़ा ये टूट गई तो ये ठीक नहीं हो सकती। इसको रोक तो सकते हैं मज़ीद टूटने से, हम इसको सही नहीं कर सकते।
अच्छा आगे देखिए, सांस में खरखराहट, वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ब्रोंकाइट्स के अंदर, कि जब वहाँ पे सांस के अंदर क्या होगी, खरखराहट होगी, सीटी की आवाज़ आएगी सांस लेने में, क्योंकि यहाँ पे मसला क्रिएट हो चुका है। सीने में जकड़न, चेस्ट टाइटनेस महसूस होगी, सीने के अंदर ऐसे लगेगा कि उसको प्रेशर कोई डाल रहा है, प्रेशर पड़ रहा है सीने के ऊपर, टाइटनेस होगी। इलाज क्या है, खांसी काम करने वाली दवा लें, सांस की तंगी से आराम की दवायात लें। एक तो पहले खांसी सबसे पहले काम करें, और सांस की तंगी से आराम की दवायात हमने लें, जिससे हमें सांस आसानी से आ सके, ठीक है, सांस खुल के आए, वो दवायात लें, ठीक है, डॉक्टर की मेडिसिन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। एम्फीसीमा का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता। देखा, एम्फीसीमा का जो मुकम्मल इलाज है ये मुमकिन ही नहीं है। इसको हम रोक सकते हैं, खांसी को रोक सकते हैं, ठीक है, खांसी को आराम आने के लिए कोई मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन ये जो दीवारें टूट चुकी है ना, ये अब रिपेयर हम नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको बचाव के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, नमूनिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नमूनिया क्या आता है? नमूनिया फेफड़ों की एक सोजिश है, ठीक है, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, किसकी, फेफड़ों की, और जो एल्वुलाई में इन्फेक्शन की वजह से होती है। नमूनिया से एल्वुलाई में पस भर जाती है। इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये समझे हमारी एल्वुलाई है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक बहुत प्यारी सी छोटी सी खूबसूरत सी एल्वुलाई है, जो कि क्या हर वक्त काम करती रहती है, गैसेस का एक्सचेंज करती रहती है। लेकिन अब उस बंदे को हो गया नमूनिया, ठीक है, नमूनिया वाला पेशेंट है हमारे पास। क्या, क्यों नमूनिया हुआ है जी? इसके आगे वजूहात हम देखेंगे, वायरस या बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है नमूनिया के अंदर, ठीक है। अब वो जो वायरस है वो क्या, बाहर से आ गया वायरस, ठीक है, यहाँ फिर क्या आ गया, बैक्टीरिया, वो आके क्या करेगा, वायरस या बैक्टीरिया आके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज कर देगा। कैसे काज करेगा? वो जब यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, कोई भी पोल्यूटेंट बाहर से आता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई और भी पोल्यूटेंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन नमूनिया के अंदर वायरस या बैक्टीरिया आएगा, कोई भी आ रहा है वायरस या बैक्टीरिया, तो क्या होगा, हमारा जो है इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, हमारा जो इम्यूनिटी है वो जाग जाएगी। वो कहेगा कि कौन आ गया है हमारे इधर एल्वुलाई के अंदर, किसकी इतनी ज़रूरत है कि वो आके यहाँ पे हमें तंग करे। वो क्या करेगा, सोजिश पैदा कर देगा, इन्फ्लेमेशन, फौरी तौर पे इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन काज कौन करने आता है? वाइट ब्लड सेल्स। अब हम पढ़ के पीछे आ चुके हैं, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आएंगे और वो आके इन्फ्लेमेशन काज कर देंगे, इम्यून सिस्टम उनको भेजेगा। ये आएंगे, ये देखेंगे यहाँ पे वायरस, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, या ये वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, ये देखेंगे यहाँ पे जो वायरस पड़ा हुआ है, ये क्या करेंगे, आके वायरस के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करेंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे, उनको आके मारेंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे, मारेंगे, कभी निकलो यहाँ से, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, इनका तो काम बचाना है ना, हमारे इम्यून सिस्टम का काम तो हमें बचाना है ना इन दोनों से, वायरस और बैक्टीरिया से, ये तो खतरा है हमारे लिए। तो वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, इन्फ्लेमेशन काज कर देंगे और वायरस और बैक्टीरिया को यहाँ से मार के भगाना शुरू कर देंगे। जब इन दोनों की आपस में फाइट हो रही होगी, वाइट ब्लड सेल्स की वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट हो रही होगी, ये जो हमारे फौजी हैं, हमारी आर्मी है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, आर्मी है हमारी वाइट ब्लड सेल, तो जब ये फाइट करेंगे तो क्या होगा, कुछ वाइट ब्लड सेल्स हमारे डेड हो जाएंगे, बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, और ये जाते जाते क्या करेंगे, कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया का कत्ल करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा फन वे के अंदर आपको बता रही हूँ, इसको ज़्यादा मजाक में नहीं लेना, ये आपकी स्टडी के रिलेटेड ही है, ठीक है, ताकि आपको माइंड में आपकी बात याद रहे। बाज़ वक़्त ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में याद रहती है जिसको हमने बड़े फन वे के अंदर पढ़ा होता है, ठीक है, सीरियस होकर तो हम स्टडी करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने थोड़ा, जिसमें हमें हंसी भी आ रही हो साथ साथ, ठीक है, फन वे के अंदर वो हमारे माइंड में बातें बैठ जाती हैं, तो मैं इसलिए आपको इस लैंग्वेज के अंदर बता रही हूँ। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो वायरस और बैक्टीरिया के साथ आके फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, आधे ये डेड हो जाते हैं, कुछ ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें डेड हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पस बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पस, जिसको हम उर्दू में पीप भी कहते हैं, पस बन जाएगी यहाँ पे हमारी एल्वुलाई के अंदर, ठीक है। तो ये होता है नमूनिया के अंदर, पस बन जाती है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे पस बन गई है, इसका असल काम क्या था, गैसेस का एक्सचेंज करना। एल्वुलाई के अंदर क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन वो कुछ जो है वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, अब वो क्या हो चुका है, वाइट ब्लड सेल के साथ जब उन्होंने कुश्ती की, लड़ाई की, अब यहाँ पे बन गई पस। अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, नहीं होगा गैसेस का एक्सचेंज, नॉर्मल हमारी एल्वुलाई नॉर्मल नहीं रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या उन्होंने बताया हुआ है, वो कहते हैं इसके वजूहात में क्या है, बैक्टीरिया और वायरस या फंजाई से होने वाले इन्फेक्शन, फंगस भी आ गया इसके अंदर। नमूनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ फेफड़ों की सोजिश है, जो एल्वुलाई में इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है सोजिश, और इसमें पस भर जाती है। बस 3 बातें आपने याद रखनी है। ये देखिए नॉर्मल एल्वुलाई दिखाई हुई है, और यहाँ पे एल्वुलाई में पस भरी हुई है, ये सारी पीप भरी हुई है एल्वुलाई के अंदर, ये दिखाई हुई है। इसकी
अलामात क्या है जी? तेज़ बुखार, पीछे हमने पढ़ा जब भी इन्फेक्शन होगा तो बुखार लाजमी तौर पे होगा, तेज़ बुखार हो जाएगा, सर्दी लगेगी, सांस में तंगी होगी और बलगम वाली खांसी की शिकायत होगी। ये सारा कुछ इसकी अलामात है, ठीक है। इलाज क्या है? अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स लें, अगर वायरस की वजह से है या फंगस की वजह से है तो क्या करें? एंटीवायरल या एंटी फंगल दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और बैक्टीरिया से बचाव की बैक्टीरियल नमूनिया से बचाव के लिए वैक्सीन भी दस्तयाब होती हैं। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं हुआ, लेकिन अगर नमूनिया जो है आपके दोनों लंग्स के ऊपर हो जाए, इसे कहते हैं डबल नमूनिया, ठीक है। कहते हैं ना बाज़ वक़्त बच्चों को जो है उसको डबल नमूनिया हो गया, आपने कभी सुना होगा, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी को नमूनिया हो, लेकिन कहते हैं कि डबल नमूनिया होगा, उसका मतलब है दोनों फेफड़ों के ऊपर अटैक हो चुका है। अगर एक फेफड़े के ऊपर अटैच हो तो वो सिंगल नमूनिया है, सिंपल नमूनिया। अगर दोनों फेफड़ों के ऊपर अटैच हो तो उसे कहते हैं डबल नमूनिया। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो नमूनिया है वो तो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, वो तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वो तो वायरस या फंजाई की वजह से हो रहा है। तो ये तो गर्मी में भी हो सकता है ना नमूनिया, बैक्टीरिया या वायरस तो गर्मी में भी आ सकता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा नमूनिया क्यों होता है हमें? तो इसकी वजह ये है, रीज़न है कि सर्दियों में जो है वो नमूनिया ज़्यादा क्यों होता है, सर्दियों में नमूनिया ज़्यादा क्यों होता है और गर्मियों में नमूनिया कम क्यों होता है। हालांकि इसकी वजह क्या है? वायरस या बैक्टीरिया है। तो वायरस या बैक्टीरिया तो गर्मियों में भी आ सकते हैं, वायरस या बैक्टीरिया तो सर्दियों में क्यों ज़्यादा आते हैं? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, आपको पता है जब हम सर्दियों में सांस लेते हैं तो हमारा नाक रेड हो जाता है, अंदर ऐसे लगता है जैसे जम गया, जैसे हमारे हाथ भी काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम कोई काम करने लगते सुबह सुबह उठ के, या दिन में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारे हाथ ऐसे फ्रीज हुए महसूस होते हैं, हमारे पाँव नहीं चलते, ठीक है। ऐसा लगता है हमारे पाँव जो है सुन्न हो गए हैं सर्दी की वजह से। तो अब क्या होता है, वो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जो हमारे ट्रेकिया के अंदर जो सीलिया लगे हुए थे, सीलिया जो गंदगी को बाहर की तरफ फेंक रहे थे, ऐसे हमने देखा था ना पीछे डिटेल के अंदर हमने देखा था, ट्रेकिया के अंदर ऐसे सीलिया लगे हुए थे, ठीक है, सीलिया। अब ये क्या करते हैं सीलिया, वो जो पार्टिकल्स को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, बाहर की तरफ उनको धकेल रहे थे। अब ये सीलिया बेचारे फ्रीज हो जाते हैं, ये सीलिया ठंडक की वजह से क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। ये अच्छे से अपना काम ही नहीं कर पाते। जब ये अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे तो कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस चला गया आगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उसको ये बाहर ही नहीं धकेल पाएंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देगा और हमें जो है नमूनिया कर देगा, ठीक है। एक वजह ये समझ आएगी, सीलिया का काम रुक जाता है। दूसरा ये खून की नालियों का सिकुड़ना, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये श्रिंक हो जाती हैं सर्दियों में, आपको पता है ना। गर्मियों में हमें क्या होता है, गर्मी में आपने देखा होगा अक्सर हमारा जो है फेस रेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो हमें रेड महसूस हो रहा होता है गर्मियों के अंदर, वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर खून ऐसे, हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, फैल जाती हैं, ठीक है, खून ज़्यादा आ जाता है, ताकि जो है बाहर, ताकि इसके पास यहाँ पे देखें हमारे हैंड के पास यहाँ पे हमारी वेन्स आ जाएंगी, तो यहाँ पे जो है ये बाहर अपना निकाल देंगी एक्स्ट्रा जो इनकी हीट है, ठीक है। ब्लड यहाँ से एक्स्ट्रा हीट निकाल देगा। तो गर्मी में क्या आता है, रेड रेड हमें महसूस हो रहा होता है, क्योंकि हमारी जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती, फैल जाती हैं, खून हमारे सरफेस के पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन सर्दियों में उलट होता है, इसके सर्दियों में बिल्कुल इसके उलट हो जाता है, हमारी वेन्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, हमारी वेन्स ऐसे सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, ताकि जो बाहर है सरफेस के पास हमारा ब्लड ना जाए और ना ही बाहर से हमें ठंड लगे हमें, ठीक है। इस तरह हमारी बॉडी खुद को बचाती है। इसलिए तो हमारे हाथ और पाँव सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो है खून कम जाता है और हमारे जो बाकी वाइटल बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारा स्टमक, ब्रेन, हमारे लंग्स, उनके पास ब्लड ज़्यादा जाता है और बाहर की तरफ हमारे हाथों पे और हमारे पाँव पे ब्लड कम चला जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है, खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। जब खून की नालियाँ सिकुड़ जाएंगी, हमने देखा था कि जब एल्वोलाई के अंदर कोई भी बाहर से आया था वायरस, तो क्या हुआ था, जल्दी से हमारा इम्यून सिस्टम ने क्या किया था, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज कर दी थी। खून ने क्या किया था, इन्फ्लेमेशन काज कर दी थी। इन्फ्लेमेशन हुई थी तो वाइट ब्लड सेल आ गए थे, ब्लड आ गया था, ठीक है, और उसने आके, क्योंकि इसके ऊपर कैपिलरीज भी चढ़ी हुई हैं, तो आके इसको ख़त्म कर देगी। लेकिन जब खून की नालियाँ ही सिकुड़ गई हैं, खून आ ही नहीं रहा, खून बहुत थोड़ा आ रहा है, वाइट ब्लड सेल्स भी नहीं आ रहे, ना वो इन्फ्लेमेशन काज कर रहे हैं, ना ही वो आके क्या कर रहे हैं, ना ही वो आके इसको मार सकेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर वायरस आ चुका है या बैक्टीरिया आ चुका है, वो अपना काम करता रहेगा, खून ही नहीं आ रहा, वाइट ब्लड सेल्स ही नहीं इतने ज़्यादा आ रहे, ठीक है। और सर्दियों में एक और चीज़, सर्दियों की आलूदगी, सर्दी में आपको पता है स्मोक आ जाती है, फोग आ जाती है, धुआं आ जाता है, कितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हवा के अंदर तैरते रहते हैं हर वक्त 24 घंटे, हम उसी गंदी हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। तो इतने ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो आके लंग्स को डैमेज कर दें, ठीक है, आके हमारे लंग्स को क्या कर दें, डैमेज कर दें। और क्या होगा फिर, लंग्स डैमेज हो जाएंगे तो बंदे को नमूनिया हो जाएगा। हालांकि गर्मियों में ये सारे काम नहीं हो रहे होते, ठीक है, गर्मी में भी रीज़न सेम ही है,
बैक्टीरिया और फंजाई सेम ही रीजंस हैं, लेकिन ये वाली जो एक्स्ट्रा रीजंस है ना, ये गर्मी में हमारे पास नहीं होती। सीढ़ियाँ भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, खून की नालियाँ भी सिकुड़ती नहीं हैं बल्कि फैल जाती हैं, और ये आलूदगी भी नहीं होती गर्मियों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें गर्मियों में नहीं होती, इस वजह से गर्मियों में जो है वो चांसेस कम होते हैं नमूनिया होने के, लेकिन सर्दियों में इन सारी वजूहात की वजह से जो है नमूनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें, और अच्छे से बायोलॉजी पढ़िएगा बच्चों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।